लास्ट क्लास पे कंडीशनल ऑपरेटर का क्या बेसिक यूसेज होता है, उसका क्या सिंटेक्स होता है, ये मैंने आप लोग को बता दिया था। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी हमारे पास में एग्जैक्ट 2 चॉइसेस अवेलेबल होती है, तो हमारे पास में ऑप्शन होता है इफ एल्स को काम में लेने का, और इसी का हमारे पास में एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन रहता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑपरेंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पर हमें क्या काम करवाना है, या फिर उसके फॉल्स होने पर हमें क्या काम करवाना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इफ एल्स में लिखा जाता था। अब कंडीशनल ऑपरेटर को आइडेंटिफाई किया जाता है क्वेश्चन मार्क और कोलन की हेल्प से। तो आज हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला यहाँ पे जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, दैट इज एक्सेप्ट 2 नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ देम। अब हमेशा से मैं आपको यही कहती हूँ कि पार्ट्स में प्रोग्राम को सॉल्व करोगे तो बेटर रहेगा, आपकी समझने की जो पावर है वो बेसिकली सही हो जाएगी, क्योंकि एक साथ सब चीजें इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अभी तो छोटे प्रोग्राम्स है, फ्यूचर में स्ट्रक्चर यूनिट्स वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर लिया है, फॉलोड बाय मेन। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे यूजर से 2 नंबर्स का इनपुट लेना है। तो मैंने यहाँ पे 2 नंबर्स का 2 वेरिएबल क्रिएट किए हैं, सॉरी, इंटीजर टाइप के, num1 एंड num2। अब यहाँ पे मुझे उस पर किसी तरीके का ऑपरेशन भी परफॉर्म करवाना है। अब जब किसी न किसी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं तो होता क्या है कि वहां पे कुछ एक रिजल्ट भी जनरेट होगा। तो उस रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए मैंने रिजल्ट नाम का वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया। तो बेसिकली 3 वेरिएबल्स मेरे पास में यहाँ पे प्रेजेंट है, फॉलोड बाय CLR SCR। अब उसके बाद हमें यहाँ पे इनपुट लेना है, तो सबसे पहले मैंने यूजर को मैसेज की हेल्प से इंडिकेट किया है कि उसे क्या इनपुट देना है। तो printf enter 2 numbers followed by scanf %d comma address of num1 comma address of num2। तो जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो दोनों इनके अंदर जाके स्टोर हो जाएंगे। अब यहाँ पे वेरिएबल की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम यहाँ पे बात करते हैं हमारी एक्सप्रेशन की, हमारी एक्चुअल वर्किंग की। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले आती है हमारी कंडीशन। अब कंडीशन हमें कैसे फॉर्म करनी है, जो हमें करने के लिए कहा गया है प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ देम, यानी कि जो भी नंबर बड़ा है हमें वो प्रिंट करवाना है। तो हम किसी न किसी तरीके का कंपैरिजन करवाएंगे। अब कोई नंबर किसी से बड़ा है या नहीं, कोई नंबर किसी से छोटा है नहीं, उसको चेक करने के लिए हमारे पास में ग्रेटर देन और लेस देन ऑपरेटर अवेलेबल है। अब यहाँ पे लार्जेस्ट वाली वर्किंग कही है तो मैं ग्रेटर देन ऑपरेटर को काम में लूंगी। तो num1 ग्रेटर देन num2। अगर पहला नंबर हमारे दूसरे नंबर से बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि num1 हमारा लार्जेस्ट है, नहीं तो num2 हमारा लार्जेस्ट है। तो हम लिखते क्या है, इफ num1 इज ग्रेटर देन num2 तो प्रिंट num1 इज लार्जेस्ट और एल्स प्रिंट num2 इज लार्जेस्ट। तो एग्जैक्ट वही 2 चॉइसेस है, तो उनके लिए अब हमें पूरा ब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल स्टेटमेंट में ही हमारा काम हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम पहुंच जाते हैं ट्रू पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले कंडीशन फॉलोड बाय क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू पार्ट, कंडीशन के ट्रू होने पर हमें क्या काम करवाना है, फिर कोलन, और कंडीशन के फॉल्स होने पर हमें क्या काम करवाना है। तो अगर num1 num2 से बड़ा है, मान लीजिए 10 और 5 मैंने इनपुट किया है, तो 10 इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 5, कंडीशन ट्रू है, हम आ जाएंगे ट्रू पार्ट के अंदर। अब ट्रू पार्ट में मैंने लिखा है num1, तो num1 के अंदर क्या है, 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट के अंदर जाके 10 असाइन हो जाएगा, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मान लीजिए कि यहाँ पे 5 और 10 इनपुट दिया है, तो 5 तो 10 से बड़ा नहीं होता है। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स के किस में ट्रू पार्ट को देखेगा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली लास्ट पार्ट पे पहुंच जाएगा, फॉल्स पार्ट पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे है num2, और num2 के अंदर, एक सेकेंड, आई थिंक कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हाँ num2 है यहाँ पे, तो num2 के अंदर हमारे पास में क्या था, 10 था, ठीक है। तो अब 10 इस रिजल्ट के अंदर जाके असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी हमारा कैलकुलेशन था हमने परफॉर्म करवा लिया है, एक मैक्सिमम वैल्यू हमने फेच कर ली है कंपैरिजन करवा के। अब जो भी वैल्यू है वो किसके अंदर है, रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर। नाउ अब यहाँ पे रिजल्ट इसके अंदर आ चुका है, तो उसको प्रिंट करवाने के लिए printf लिखना पड़ेगा। तो printf मैक्सिमम इज %d कॉमा रिजल्ट। तो दोनों में से जो भी नंबर बड़ा होगा वो इस वेरिएबल के अंदर जाके असाइन हो जाएगा और उसे हम
प्रिंट करवा लेंगे। ये तो है पहला तरीका जब हमने थर्ड वेरिएबल की हेल्प ली है। अगर आप चाहो तो इस एक्सप्रेशन को डायरेक्टली प्रिंट एफ के अंदर भी लिख सकते हो। तो वही मैंने यहाँ पे और लगा के लिखा है, प्रिंट एफ मैक्सिमम इज परसेंट डी। अब सबसे पहले हमारी एक्सप्रेशन सॉल्व होती है, उसके बाद में जाके वैल्यू सब्स्टिट्यूट होती है। तो सबसे पहले कंपैरिजन होगा, num1 ग्रेटर देन num2। अगर है तो num1 की वैल्यू इस परसेंट डी की जगह जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, तो मैक्सिमम वो आ जाएगा। अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो num2 की वैल्यू हमारी इधर जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो दोनों केसेस में मतलब वही है, बस एक में हमने थर्ड वेरिएबल को कम में लिया है और एक में हमने विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल डायरेक्टली प्रिंट एफ में ही रिजल्ट को प्रिंट करवा लिया है। लास्ट में है हमारा गेट सीएच और मेन का कर्ली ब्रेसेस क्लोज। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे कंडीशनल ऑपरेटर को काम में लेना है। बेसिकली हमारे पास में सेम दो चॉइसेस हैं, अगर ट्रू होता है तो क्या करवाना, फॉल्स रहता है तो क्या करवाना। तो इफ एल्स की जगह अगर आप चाहो तो यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर को भी काम में ले सकते हो। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन, देन प्लीज रेज हैंड। Now, moving on with the next example of conditional operator. अब ये एग्जाम्पल हम लोगों ने इफ एल्स के केस में भी किया था। एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। अब इवन नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आए। तो रिमाइंडर को फेच करने के लिए क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर को काम में लेना पड़ता है। तो अगर 10 को मैं 2 से डिवाइड करूं और रिमाइंडर 0 आता है एंड 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, वो हमारा इवन है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 के अलावा, सॉरी 0 के अलावा अगर हमारा कोई रिमाइंडर आता है विच मींस इट इज ऑड, अगर 3 है, 3 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास में 1 आएगा। सेम गोज फॉर 5, सेम गोज फॉर 7, सेम गोज फॉर 9 एंड एवरीथिंग। तो सेम वही कंडीशन है, बस अब हम यहाँ पे इफ एल्स की जगह कंडीशनल ऑपरेटर को काम में लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया है, दैट इज नम, क्योंकि नंबर पे ही हम लोग वर्किंग इंप्लीमेंट करवाने वाले हैं तो इनपुट लेना पड़ेगा। तो इंट नम टाइप का एक वेरिएबल मैंने क्रिएट कर लिया है, फॉलोड बाय CLRSTR। उसके बाद प्रिंट है एंटर एन इंटीजर देन scanf %d एड्रेस ऑफ नम। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इफ num mod 2 इक्वल्स टू 0, प्रिंट एफ नंबर इज इवन एल्स नंबर इज ऑड। तो ट्रू होने पर इवन प्रिंट करवाना है, फॉल्स होने पर ऑड प्रिंट करवाना है। तो कंडीशन है मेरी num mod 2 इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए यहाँ पे 12 इनपुट किया गया है, तो 12 को अगर 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर ऑब्वियसली 0 ही आएगा। 0 इज इक्वल्स टू 0, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ट्रू होने पर कहाँ जाएंगे, ट्रू वाले पार्ट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करवाया है, प्रिंट एफ इवन। अब यहाँ पे मान लीजिए इनपुट होता है 11, तो 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा हमारा 1, और 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। कंडीशन हो गई हमारी फॉल्स। तो फॉल्स के केस में क्या होगा, हम फॉल्स पार्ट के अंदर आ जाएंगे, प्रिंट एफ ऑड। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमेशा अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर ही असाइन करवानी है। चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट एफ भी लिख सकते हैं, तो यहीं पे कंडीशन चेक हो जाएगी और यहीं पे ही हमारा आउटपुट भी प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करवानी हो तो आप यहाँ पे %d लिख के, आप जैसे हम प्रिंट एफ मैसेजेस लिखते हैं बिल्कुल वैसे आप वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हो। तो ये एक और तरीका है कंडीशनल ऑपरेटर के स्टेटमेंट को लिखने का। डायरेक्टली प्रिंटफ में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमें किसी वेरिएबल के अंदर असाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर हम चाहें तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स पार्ट के अंदर भी प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख सकते हैं। हम इफ के अंदर भी तो प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं ना, कि इफ ये है तो क्या करना है, एल्स ये है तो क्या करना है। तो सेम वही कंसेप्ट है, कंडीशन के ट्रू होने पर ये मैसेज प्रिंट होगा, कंडीशन के फॉल्स होने पर ये हमारा मैसेज प्रिंट होके आएगा। अब इस एग्जाम्पल के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑलराइट,
तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि हम सिंगल स्टेटमेंट्स के केस में कंडीशनल ऑपरेटर को सक्सेसफुली काम में ले लेते हैं बिकॉज़ ईज़ी रहता है। एक ही स्टेटमेंट में हमारा सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो तो क्या कंडीशनल ऑपरेटर नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन उन स्टेटमेंट्स को लिखना कैसे है उसका तरीका थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो उसी का ही एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, जहाँ पे हम ट्रू पार्ट के अंदर या फॉल्स पार्ट के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। मैंने यहाँ पे किसी तरीके का इनपुट वगैरह नहीं लिया है, मुझे सिर्फ स्टेटमेंट्स का यूज़ ही बताना था। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया, CLR SCR लिख दिया और डायरेक्टली एक कंडीशन लिख दी, 5 इज़ ग्रेटर देन 4। उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। अब ये हमारी कंडीशन है, ठीक है? किसी भी तरीके के एक्सप्रेशंस को और एक्सप्रेशन को हम काम में ले सकते हैं एज़ अ कंडीशन। तो अब यहाँ पे 5 4 से अगर बड़ा है, जो कि ऑब्वियसली है, तो ट्रू वाला पार्ट हमारा चलेगा। अगर यहाँ पे हम लोग -5 लिख देते, तो -5 तो 4 से बड़ा नहीं होता है, तो उस केस में हम फॉल्स के अंदर आ जाते। तो अब ट्रू पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखे हैं। तो कंडीशनल ऑपरेटर के किसी भी पार्ट के अंदर, चाहे वो ट्रू पार्ट हो या वो फॉल्स पार्ट हो, उसके अंदर अगर हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आता है। यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है प्रिंटफ के अंदर कंडीशन इज ट्रू। तो यहाँ पे हमारे पास में एक मैसेज प्रिंट होगा, कंडीशन इज ट्रू। उसके बाद यहाँ पे मैंने कॉमा लिखा है, कॉमा के बाद फिर से एक प्रिंटफ है, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। तो 2 मैसेजेस इन टोटल हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होंगे इस कंडीशन के ट्रू होने पर। अब मान लीजिए इसी तरीके से आपको यहाँ पे एक इनपुट भी लेना होता, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्कैनफ। काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बस यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को आपको कॉमा से सेपरेट करके लिखना है, ये यहाँ पे रूल होता है। तो अगर इफ के अंदर मान लीजिए 10 स्टेटमेंट है, तो कॉमा लिखते-लिखते बहुत बड़ी हमारी अ, स्टेटमेंट बन जाती है, कॉम्प्लिकेशन लेवल थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के केस में इसी वजह से हम इफ एल्स को काम में लेते हैं। बाकी अगर आप चाहो तो कंडीशनल ऑपरेटर को भी काम में ले सकते हो। वर्किंग सेम है, बस कॉमा सेपरेटेड स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे। अब जिस तरीके से मैंने ट्रू में लिखा है कॉमा सेपरेटेड स्टेटमेंट्स, उसी तरीके से आप फॉल्स पार्ट में भी लिख सकते हैं। दोनों का रूल सेम है, कॉमा से सेपरेटेड मल्टीपल स्टेटमेंट्स। इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूजन? हाँ, एक तरीके से आप कह सकते हो कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स पाइथन वाली चीज़ है। फटाफट शॉर्ट में हमारा काम हो गया। जैसे कि हम लोग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स काम में लेते थे, तो हमने लिख दिया प्लस इक्वल्स टू, तो प्लस भी हो गया और वैल्यू भी असाइन हो गई। तो एग्ज़ैक्टली में वही चीज़ है, शॉर्ट में हमारा काम हो रहा है। कह सकते हो आप इसे शॉर्ट हैंड तरीका। तो आई होप गाइस ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। तो विद दिस हमारी जो सेकंड कैटेगरी थी टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स के अंदर, सबसे पहली कैटेगरी थी हमारी सीक्वेंशियल, जो कि हम स्टार्टिंग से सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते आए हैं। सेकंड हमारी कैटेगरी थी सिलेक्शन डिसीजन या फिर उसे ब्रांचिंग भी हम लोग कहते हैं, जहाँ पे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि 2 कंस्ट्रक्ट होते हैं और एक ऑपरेटर होता है। तो एक इफ कंस्ट्रक्ट था हमारा और एक था स्विच कंस्ट्रक्ट, और आज हमने ऑपरेटर वाला पार्ट भी कवर कर लिया है, दैट इज कंडीशनल ऑपरेटर। तो सेकेंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स की कैटेगरी आज हमारी ओवर हो गई है। अब क्वेश्चन बैंक के अंदर यहाँ पे इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस गिवन है, तो जिनके पास क्वेश्चन है वो उससे रेफर कर लिए, और पेज नंबर 59 से सी की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। बाकी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं दोनों क्वेश्चन। असाइनमेंट वाली जो फाइल है उसके अंदर भी मैं अपडेट कर दूंगी। वहां पे मैंने स्विच से रिलेटेड भी 2 क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, वो आपको असाइनमेंट रजिस्टर के अंदर करनी है। सेम गोज फॉर दीज 2 क्वेश्चंस, ये भी आपको असाइनमेंट रजिस्टर के अंदर करने हैं। अब क्वेश्चन है क्या? आपको यहाँ पे सबसे पहले एक कैरेक्टर का इनपुट लेना है और चेक करना है कि वो वोवेल है या नहीं। तो इफ एल्स के अंदर हमने ये वाला पार्ट इम्प्लीमेंट किया है। अब हम इफ एल्स को नहीं बल्कि हम क्या करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर को काम में लेंगे। तो यहाँ पे बस आपको, हाँ, बस इतने से ही है, 2 ही क्वेश्चन है। बाकी जैसे अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अगर बात है तो मैं इवनिंग तक एक डॉक्यूमेंट आपको फॉरवर्ड कर दूँगी। अभी तक का जितना भी पार्ट हम लोगों ने कवर किया है, उस पे बेस्ड, चाहे वो सिंपल क्वेश्चंस हो, इफ के क्वेश्चंस हो या कंडीशनल के क्वेश्चंस हो, वो असाइनमेंट रजिस्टर में नहीं करने हैं, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। प्रॉब्लम आए तो आप पूछ लेना, नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन असाइनमेंट में अभी इतना ही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में तो कैरेक्टर का इनपुट लेना है, चेक करना है वोवेल है या नहीं, विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर। इफ एल्स वाला यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। सेकंड,
राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये सेम प्रोग्राम आपने इफ एल्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट किया है। पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जो 0 के बराबर या उससे बड़े हो, एंड यू नो हाउ नेगेटिव वर्क्स। तो बस आपको कंडीशनल ऑपरेटर की हेल्प से इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चंस में किसी तरीके का कुछ कंफ्यूजन? देखिए, अभी तक हमने यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट्स देखे हैं, चाहे वो सीक्वेंशियल की बात हो या फिर स्पेसिफिकली किसी कंडीशन के ट्रू होने पे हमें कुछ काम करवाना, चाहे हम कंडीशन की बात करें या हम सिंपल प्रोग्राम की बात करें, हमेशा हमारा प्रोग्राम जो है वो सिर्फ एक बारी ही चलता है। मतलब एक बारी ही क्लियर स्क्रीन होगा, एक बारी ही मैसेज प्रिंट होगा, एक बारी ही गेट ch काम करेगा। मल्टीपल टाइम्स कुछ भी नहीं चलता। लेकिन अब चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई है। मान लीजिए हमें ये कहा गया है कि हेलो नाम की एक स्ट्रिंग है, या चलिए आपका नाम ही है, आपको अपना नाम स्क्रीन पर 5 बारी प्रिंट करवाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, मेन को स्टार्ट करेंगे, क्लियर स्क्रीन करेंगे, प्रिंट एफ के अंदर मैंने यहाँ पे जैसे कोट्स के अंदर हेलो लिखा है, आप लोग अपना अपना नाम लिख देना। तो एक बारी हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है गेट ch, प्रोग्राम हमारा ओवर हो, लेकिन ये तो एक बार ही हमारे को प्रिंट होगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सोल्यूशन तो ये है कि 5 बार हम लोग यहाँ पे हेलो लिख, या फिर दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम 5 प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख दे। लेकिन ये तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस। क्यों कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है? अभी तो सिर्फ 5 टाइम्स बोला गया है। मान लीजिए नेक्स्ट टाइम ये कह दे कि 50 टाइम्स हमें स्टेटमेंट को लिखना है, तो 50 बार थोड़ी प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखेंगे, 50 टाइम्स थोड़ी हेलो हेलो लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर किसी एक स्टेटमेंट को हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। दोज आर नोन एज आइटरेशन, रिपीटिशन या फिर लूप्स। अब ये कैसे काम करता है ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, विच विल बी आफ्टर दिवाली। तो बस यहाँ पे अभी बेसिकली आप इतना सा समझ लीजिए, किसी भी एक स्टेटमेंट को अगर हमें मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना है, चाहे वो 5 बारी हो, 10 बारी, 50, 500, 1000, जितनी बार भी है, तो हम यहाँ पे लूप्स की हेल्प लेते हैं। कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, दैट विल डिस्कस लेटर। और जिन्होंने जावा में पढ़ लिया है, लगभग सारे लूप्स वही हैं, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा सिंटेक्स का ऑफ कोर्स यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, बाकी वर्किंग सबकी सेम है, लॉजिक सबका सेम है। कंडीशनल ऑपरेटर के क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, देन लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन। ओके गाइस।